नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गीतराज है। तो आज जो वीडियो बन रहा है वो बन रहा है साकेत गोखले के ऊपर। साकेत गोखले कौन है? साकेत गोखले बहुत ही वेल नोन यूट्यूबर हैं और फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और उनकी वीडियो में एक चीज़ खास कर झलकती है कि उन्हें फिटनेस की नॉलेज है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आज उनकी स्थिति अभी ये है कि वो अब हैवी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ समय पहले उन्होंने वीडियो बनाया था कि उनको सर्वाइकल वर्टिगो नाम की एक बीमारी हो गई है, जिस कारण से इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। सर्वाइकल वर्टिगो क्या है, इस बारे में भी जानेंगे। साकेत गोखले इतने ज़्यादा नॉलेजेबल फिटनेस इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद इस बीमारी का शिकार क्यों हो गए, ये भी जानेंगे और इस बारे में डिस्कस भी करेंगे। हाल ही में मैंने करण जौहर के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है कि वो अचानक से मोटे से पतले कैसे हो गए और उनका चेहरा ऐसा कैसे दिख रहा है, जिसमें मैंने उस दवाई की जिक्र की है जिस दवाई से वो अचानक से पतले हो गए थे। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। और उससे पहले मैंने शेफाली जरीवाला, जो बहुत ही बड़ी मॉडल थी, बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी थी, जिन्होंने अपने एक कांटा लगा गाने में काम किया था, उनका बहुत फेमस गाना है, उनकी मौत के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी जाके देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। ये जो केस हुआ है जिसमें साकेत गोखले आने वाले समय में हैवी वेट नहीं उठा पाएंगे, तो इसको समझने के लिए हमें स्टार्टिंग से समझना होगा कि कैसे कैसे जो इवेंट्स हैं वो हुए थे। साकेत गोखले का जो इस इवेंट शुरू होता है वो कुछ 27 मई के आसपास होता है। उनका कहना है कि वो किसी दोस्त की पार्टी में गए थे, जहाँ पे उन्होंने पार्टी वार्टी करने के बाद घर आए। घर आने के बाद उन्हें थोड़ा सा महसूस हुआ कि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है। अब यूजुअली जब होता है कि हम किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें लगता है कि आने के बाद कि थकान हो सकती है या कुछ चीज़ें हमारे बॉडी में कुछ सही नहीं हो रही है या फिर खाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। इस सब चीज़ों के बाद उनको लगा कि भैया हम घर चलते हैं, सो जाते हैं, सोने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर सोने के बाद कुछ ठीक नहीं हुआ। परेशानी तब बढ़ गई कि अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके हैं और हाथ पैर में झंझनाहट हो रही है बहुत ज़्यादा। झंझनाहट यूजुअली तब होती है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करता है या फिर हमारे नर्व में कुछ डिस्फंक्शन हो जाता है तब। अचानक से जैसे ही चीज़ें हुई तो साकेत गोखले को लगा कि भैया अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब जब वो डॉक्टर के पास जाने के लिए उठते हैं, खड़े होते हैं, तो वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंडिकेशन है कि कुछ न कुछ इनके स्पाइनल कॉर्ड में गड़बड़ शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ से जो इवेंट्स मैं बताते जाऊँगा उसको मैं आगे जाके कोरिलेट करूँगा डिजीज़ से, मतलब कि बीमारी से। तो ये एक तरह से इसके लक्षण भी साथ में चलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब। जैसे साकेत गोखले उठते हैं, खड़े होते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं तो बोलने में भी इनको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तुरंत फैमिली वाले रश करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और चूँकि ये थोड़े से जानकार थे, फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे, अच्छी नॉलेज थी, तो ये सीधे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो कि स्पाइन और हमारे दिमाग रिलेटेड बीमारियों का इलाज करते हैं। अब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो इन्हें एग्जामिन करते हैं और वो इन्हें कहते हैं कि भैया आपका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो, ये आपकी समस्या है। अब सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो होता क्या है, इस बारे में डिस्कस करने से पहले आगे की कहानी जान लेते हैं। इसके बाद जब वो एक्सरे लेते हैं, जब वो एमआरआई करते हैं, तो वो देखते हैं कि C1 C2 C3, मतलब हमारे जो रीढ़ की हड्डी है इसका नाम रखा जाता है C1 C2 C3 V L1 L2, इस तरीके से पूरा वर्टिब्रा का नाम रखा गया है। ठीक है, तो गले के पास जो हड्डियां होती है C1 C2 C3 होती है, उसके अंदर कुछ ब्लॉकेज है। CSF मतलब कि सर्वाइको स्पाइनल फ्लूइड, एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो कि हमारे रीढ़ के हड्डियों में पाया जाता है, उसमें ब्लॉकेज के कारण इनको ये सारी समस्या आ रही थी। अब इसके बाद क्या होता है, वो जो न्यूरोलॉजिस्ट थे वो थोड़ा बहुत प्रोसेस करते हैं जिससे चीज़ें ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन ये ठीक होती नहीं है, कुछ चीज़ें और ख़राब होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आने वाले समय में क्या होता है कि वो ठीक से बैठ नहीं पाते हैं। अगर वो बैठ भी रहे हैं तो उन्हें चक्कर आता है और चक्कर के साथ साथ उन्हें होती है वॉमिटिंग और नोज़िया। नोज़िया मतलब हमेशा लगेगा कि उनको वॉमिटिंग होने की टेंडेंसी बनी हुई है। इसके कुछ समय के बाद क्या होता है, जब वो खाने को बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि वो खाना उनके गले से उतर ही नहीं पा रहा है, वो खाना भी नहीं खा पाते हैं ठीक से। और सबसे बड़ी बात, 3-4 दिन के बाद उनका वेट ड्रास्टिक लॉस होता है, जो कि होता है 6 किलो के आसपास।
6 किलो वेट लॉस बहुत ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक है 2-3 दिन के अंदर में। यहाँ पे समस्या खत्म नहीं हुई। आने वाले समय में होता ये है कि उनका इम्यून सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता, किसी बीमारी से लड़ने की शरीर की क्षमता, वो भी कम हो जाती है, जिस कारण से उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। जब उन्हें इन्फेक्शन होता है, ऑलरेडी सारी समस्या चल रही होती है, तब इनके जो वर्टिगो, चक्कर आने की समस्या है और जो उल्टी की समस्या है, एंटीबायोटिक्स लेने के कारण ये भी बढ़ जाती है। आप क्रम देखते जाइए कि एक समस्या से कैसे दूसरी समस्या उत्पन्न होते जा रही है, ये आप क्रम समझिए इस चीज़ को। आने वाले टाइम में जैसे ही इनको इन्फेक्शन होता है तो उसमें फीवर होता है, उनको थकान लगती है और शरीर और ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। ये सारी चीज़ें चली रही थी कि उल्टियाँ भी बढ़ जाती है। कुछ समय के बाद इनके कान में दर्द होता है और टिनाइटिस मतलब कि कान में जो रिंगिंग साउंड होती है वो सुनाई देने लगती है और वापस से चक्कर का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इसके बाद ये जाते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पे इनको एक फिजियोथेरेपिस्ट मिलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट से इलाज चल ही रहा था, ईएनटी वाले भी डॉक्टर आ जाते हैं और जो नॉर्मली एमडी फिजिशियंस थे वो भी इनके साथ लगे हुए थे। अब एग्जैक्टली जब इसका कारण पता करने के लिए हम लोग बैठे थे, जितने भी डॉक्टर्स थे वहाँ पे वो जानने का कोशिश किए, तो सबसे पहला रिपोर्ट ये आया कि इनका कंटेंट क्रिएशन, जो इनका प्रोफेशन है, वही इनका दुश्मन बनता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जब आप एक्सरे में देखोगे C1 C2 C3 जहाँ पे लोकेटेड है, उस जगह पे गला भी होता है और जब वहाँ पे एक नस होती है, इसको हम बोलते हैं वेगस नर्व, तो वेगस नर्व भी वहाँ पे होता है। जब कभी हम गले की मूवमेंट करते हैं या फिर हमारे गले के ऊपर प्रेशर पड़ता है या कोई नस दब जाती है, तब चक्कर आते हैं, वर्टिगो होता है, वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है और हम अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इस पूरे डिटेल में मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो कोई मुझे यहाँ पे करेक्ट मत करना कि भैया आपने आधी इन्फॉर्मेशन दी है। अभी मैं आ रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन पे। अब इतना कुछ होने के बाद साकेत गोखले वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के डालते हैं और कहते हैं कि शायद वो अब कभी भी हैवी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। अब क्या उन्होंने गलतियां की, क्या गलतियों से सीखना चाहिए और क्या ये गलतियां आप भी कर रहे हो, क्या आपको भी सफ़र करना पड़ेगा, क्या वो पैरालाइज भी हो सकते थे, ये सारे वीडियो में अभी जानकारी मैं दूंगा। अगर यहाँ तक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस वीडियो के लिए मुझे को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो के बारे में। देखो, दो चीज़ें यहाँ पे नोटिस हुई है। सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो जो न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला, दूसरा वो खाना नहीं खा पा रहे थे, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकोजेनिक डिस्फेजिया। वर्टिगो का मतलब होता है कि चक्कर आना, डिस्फेजिया का मतलब होता है कि खाना नहीं खा पाना। डिस्फेजिया बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलरली जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है नर्व प्रॉब्लम और स्पाइनल प्रॉब्लम की वजह से। आपने अभी जस्ट एक्सरे देखा होगा C1 C2 C3, उसके जस्ट बगल में अगर आप देखोगे तो एक येलो कलर का नर्व है जिसको हम नस कहते हैं। ये है वेगस नर्व। ये हमारे खाने को अंदर लेने को पूरा का पूरा कंट्रोल करता है कि हमारा खाना अंदर कैसे जाएगा। अगर ये दब जाता है किसी भी कारणवश से, तो हम अपना खाना अच्छे से अंदर नहीं ले पाते हैं, क्योंकि नर्व ही काम नहीं कर रहा है तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ही काम नहीं करेगा। अब समझते हैं हम यहाँ पे सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो के बारे में। सिम्टम इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला, जैसे कि साकेत गोखले को चक्कर आया, वॉमिटिंग हो गई और बहुत ही ज़्यादा रैपिड मूवमेंट भी हो सकता है आँख का, मतलब आँख इधर उधर इधर उधर इधर उधर बहुत ही तेज़ी से घूमने लगते हैं। लोगों को लगता है कि ये भूत प्रेत का चक्कर है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके बाद जो एक और सिम्टम होता है वो होता है गले का दर्द। गले का दर्द आगे के साइड में नहीं, पीछे के साइड में, क्योंकि इन्होंने कहा था कंटेंट क्रिएशन, तो हमेशा लैपटॉप के सामने सर झुका के बैठना, फ़ोन में सर झुका के बैठना या फिर किसी भी काम को करते हुए गले पे ज़्यादा प्रेशर देना, इससे भी ये ट्रिगर हो जाता है। डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि हम इसको जाने कैसे कि ये चीज़ें हुई है। जैसे आप हॉस्पिटल जाएंगे कंप्लेन लेकर के, वहाँ पे या तो आपको एक्सरे करवाया जाएगा या सीटी स्कैन या एमआरआई करवाया जाएगा। जब ये करवाया जाता है, इसके बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। देखिए, चक्कर आने का एक कारण नहीं है या फिर सर ऊपर करके वर्टिगो फील करने का भी एक कारण नहीं है। अगर ये सर्वाइकोजेनिक है, मतलब C1 C2 C3 के कारण है, तो हम एमआरआई करके तुरंत पता लगा लेंगे। क्यों होता है?
क्योंकि अगर मान लो कि आप इस हड्डी पे, रीढ़ की हड्डी जो पीछे है, इस पे कभी चोट लग गया हो, या फिर आपको इसमें कभी भी ऐसा हो कि अर्थराइटिस हो किसी पेशेंट को, या फिर कोई डिजेनरेटिव कंडीशन हो सकती है, इन सब केस में देखा गया है। लेकिन साकेत गोखले के केस में ये है कि उस पर बार बार प्रेशर दिया गया, जिस कारण से वो हड्डी इतने प्रॉब्लमेटिक हो गई और वहाँ पे जो नस थे वो दबने लगे। अब हम चलते हैं एक और कंडीशन में। एक और कंडीशन क्या होता है, जब भी हम ये चीज़ बोलते हैं वर्टिगो वगैरह, तो वर्टिगो में एक लेबरिंथाइटिस होता है। लेबरिंथ क्या होता है, एक तरह के स्ट्रक्चर गोल सा, आपने कभी घोंघा देखा होगा जिसको हम स्नेल कहते हैं, उसके पीठ पे गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है। वैसा ही एक स्ट्रक्चर हमारे कान के अंदर होता है जिसको हम लेबरिंथ कहते हैं। स्ट्रक्चर होता है जो घोंघे की तरह होता है हमारे कान के अंदर, जिसे हम इनर ईयर कहते हैं, और वहाँ लेबरिंथ होता है। उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो इंसान उस समय भी यही कंप्लेन करता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है और ठीक से कुछ निगल भी नहीं पा रहा है। लेकिन उसमें एक और कंडीशन होता है कि कान में घंटी सुनाई देता है या फिर कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो थोड़ा बहुत आप एसोसिएट कर पा रहे होंगे कि अब क्या क्या आ रहा है और मैंने पहले क्या सिम्टम्स बताए थे। अब इसका भी जो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली एंटीबायोटिक, क्लेवम वगैरह या ईयर ड्रॉप्स वगैरह या पेन किलर दिए जाते हैं। लेकिन अब हम वापस आते हैं टॉपिक पे, सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो। सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो का जो ट्रीटमेंट होगा वो ये होगा, सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट आपको ट्रीट करेगा। जितने एक्सरसाइजेस हैं, जितने मूवमेंट्स हैं नेक के, वो आपको कराए जाएंगे। पेन किलर दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको दिया जाएगा मसल रिलैक्सेंट्स, मसल को रिलैक्स करने के लिए जो मेडिसिन होती है, फ्लेक्सन, एमआर वगैरह, ये दिया जाएगा। पेन किलर में आपको एसिलोफिनाक या डिक्लोफिनाक के टैबलेट्स दिए जाते हैं। ईएनटी वाला एक अलग दवाइयाँ चलाएगा अगर आपको इन्फेक्शन नज़र आती है उस जगह पे। तो वेगस नर्व्स के लिए न्यूरोलॉजिस्ट एक अलग दवाइयाँ चलाएगा और इसके साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी इनका इलाज करेगा। है कि कहाँ गलती होती है, सबसे पहली गलती हमारे गर्दन को झुका के बैठना। हमेशा जब भी आप अपने गर्दन को झुका के बैठते हैं तो आपकी गर्दन पे प्रेशर पड़ता है, इनफैक्ट मसल्स पे प्रेशर पड़ता है और बोन पे भी प्रेशर पड़ता है। सेकंड नंबर पे आपका पोस्चर हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए इस तरीके से। आप हमेशा कभी ऐसे करके बैठेंगे, कभी ऐसे करके बैठेंगे, कभी ऐसे करके बैठेंगे, तब दिक्कत ज़्यादा शुरू हो सकती है। तीसरा, फ़ोन और लैपटॉप पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना। चूँकि लैपटॉप हम सामने रखते हैं, हम ऐसे करके देखते हैं और इस कारण से हमारे गर्दन में परेशानी शुरू होती है। चौथा, हैवी वेट्स लिफ्ट करना बिना अच्छे फॉर्म के। बिल्कुल ये वर्ड याद रखना, बिना अच्छे फॉर्म के। अगर आपका फॉर्म हैवी वेट लिफ्ट करने में अच्छा नहीं है तो हैवी वेट लिफ्ट मत करो, नहीं तो आने वाले समय में आप बेड रिडन भी हो सकते हो, पैरालाइज्ड भी हो सकते हो। चूँकि C1, C2, C3 उनका इंजर्ड थोड़ा बहुत हुआ है तो वो बच गए हैं। लेकिन अगर डेडलिफ्ट के समय आपके स्पाइन में कुछ ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, या फिर मान लीजिए कि आपको या फिर मान लीजिए कि आपने स्क्वाट के टाइम पे, डेडलिफ्ट के टाइम पे या हैवी लिफ्ट करने के टाइम पे स्पाइन में कोई ज़्यादा परेशानी आ गई तो आप पैरालाइज तक हो सकते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है वेट ज़्यादा उठाने का रोनी कोलमैन। रोनी कोलमैन बहुत हैवी लिफ्ट करते थे लेकिन आज उनकी हालत ऐसी है कि वो चल भी नहीं पाते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था और थोड़ा सा मेडिकल तरफ से भी वीडियो मैंने बना दिया है एग्जैक्टली फिगर्स के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जो हैवी लिफ्ट करते हैं, जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और हाँ, हमेशा याद रखिए कि एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद आपको स्ट्रेचिंग अनिवार्य है। इनफैक्ट घर में भी अगर आप लंबे समय तक गर्दन से काम कर रहे हैं नीचे तक करके, तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, ऐसा और ऐसा। ये डायगनली भी जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। ये हमेशा करते रहें। तो आज का वीडियो इतना ही था, धन्यवाद। अच्छा लगा हो सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।